जी आगे चलो, तो प्रक्रिया तो नहीं समझ सकते, पहले प्रोसेस को बना रहे थे डाटा अगला पेज नंबर क्या है, पेज 35 सर। बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है वैसे? ये प्रोसेस टू बड़ा बना रहे थे, इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे इसे। पहली दो फिगर ठीक है, प्रोसेस 1 से ये जो 2300 यूनिट्स हैं ये ब्रॉट डाउन है, इनपुट फर्दर इनपुट कितनी हुई है, बाकी ढूंढे सर, लेबर ओवरहेड्स वगैरह ढूंढा, लिखना शुरू कर। जी जी, फिर डेबिट साइड पूरी कर। प्रोसेस प्लान टाइम आईडी होगा, आईडी आईडी 20 hours at the rate of, sorry, 13.5 hours, sorry 20 hours, 20 hours at the rate of 13.5, 270, other production overheads में इसकी एलोकेशन हुई थी 84 divided by 204 into 357, 147, ये डेबिट साइड पूरी करने, क्रेडिट साइड यूनिट्स मेरे साथ ही रखिएगा। जी सर, सॉरी, पेज नंबर 34 और 35। डेबिट साइड पूरी करने, क्रेडिट साइड के यूनिट्स कैसे लिखने हैं एक दफा दोबारा मेरे साथ सोचो। हो गया डेबिट साइड? इसका नेट देख, कौन सा वाला नेट देखना। देन सर जी इसका तरीका ये रखें कि सबसे पहले नॉर्मल लॉस की परसेंटेज ढूंढा करें रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में। तो प्रोसेस 1 में 20% थी और प्रोसेस 2 में 90% आउटपुट एक्टेड थी, तो कितने परसेंट इनपुट है? तो लॉस कितना हो गया? लॉस की परसेंटेज सर जी क्या होगी? आप अपना क्वेश्चन देखें मुझे भी। इसका तरीका सबसे पहले क्या डिसाइड करना, उसके 10% उसके नॉर्मल लॉस की परसेंटेज है। अब कहीं बताएं वर्किंग कैसे करो, इनपुट ढूंढे था, इनपुट 2300 है 2000 है। सर जी क्वेश्चन साइलेंट है सर, 2300 है 2000 है सर, कुछ कह नहीं सकते सर, अनडिसाइडेड है, प्लीज कुछ कह सकते हैं सर जी। एक मिनट दोबारा क्लोन निकालिएगा अपने आंसर में ढूंढे जरा, क्वेश्चन नंबर 5 क्लोन। तो क्वेश्चन वाला पेज भी निकालो। फिगर्स ढूंढ के बताएं, उसमें डायग्राम देखें इनपुट कितनी है।
42,900 है या उसमें 12,000 भी इनपुट है? इसका क्वेश्चन देखिएगा जरा, इसमें इनपुट आउटपुट रेशियो बताई गई डिपार्टमेंट बी में। पेज नंबर सर जी 18 सर। व्हाट इज द इनपुट आउटपुट रेशियो इन डिपार्टमेंट बी? 100 अगेंस्ट 96, तो कितने परसेंट लॉस एक्सपेक्टेड है? अपने 4% कैसे कैलकुलेट किया? वर्किंग हुई भी वहां भी। इनपुट किसे लिया आपने? 42,900 को भी लिया और 12,000 भी, दोनों इनपुट बन गए। तो मल्टीप्लाई बाय करके देखो जरा 4% और मल्टीप्लाई बाय 96% करेंगे तो आउटपुट भी आ सकती है। ऐसे ही सर। तो व्हाट इज द इनपुट हियर? 2300 प्लस 2000 and then multiply by 10%. 430. Please, what is the first step? नॉर्मल लॉस की फिगर ढूंढना। बाकी ये चीजें जो मैं दिखा रहा हूँ पिछली कैंडीज को ज़हन में रिटेन रखिएगा। एनी कंफ्यूजन? देन उसके बाद सर इस फिगर के अलावा मैंने आपसे कल भी रिक्वेस्ट की थी कि जो भी फिगर्स आती हैं वो सब एक्चुअल फिगर्स ढूंढनी है आपको। मसला फिनिश गुड्स, अब यहाँ फिनिश गुड्स वर्ड क्यों लिखा हूँ सेकंड लाइन पर पढ़े, क्वेश्चन की सेकंड लाइन। कितने प्रोसेसेस इन्वॉल्व थे? अब सेकंड प्रोसेस का एंड आ गया, तो क्या ये फाइनली फिनिश गुड्स बन गई? तो कितने यूनिट्स देखो फिनिश गुड्स के सामने? 4,000। ब्रॉट डाउन कैरिड डाउन नहीं इन प्रोसेसेस में फिलहाल। अब यूनिट्स का लेजर बैलेंस करें। उसका पेज नंबर 35 है। इस तरह आप लोग बड़ा पढ़ना चाह रहे हैं, इस तरह तो मेरा ख्याल है बीए भी नहीं होता जिस तरह हम सीए करना चाहते हैं। जी सर जी, हाउ टू बैलेंस द यूनिट्स। वही तरीका, डेबिट क्रेडिट साइड देखें। पहले कौन सी साइड पर टोटल लिखा जाएगा? हायर साइड का क्रेडिट साइड। ऐसे कितने एक्स्ट्रा यूनिट्स नजर आ रहे हैं? 130। तो यूनिट्स को लिख के बैलेंसिंग फिगर अगर क्रेडिट कॉलम में तो अब नॉर्मल लॉस है, और अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट कॉलम में आ जाए तो अब नॉर्मल गेन। बताएंगे एक्चुअल लॉस कितना? ना करें सर जी, ना करें, बस करें यार, कुछ तो कंसंट्रेट करें। व्हाट शुड बी द एक्चुअल लॉस? व्हाट इज 430? व्हाट इज 130? रिडक्शन इन नॉर्मल लॉस, रिडक्शन इन नॉर्मल लॉस। व्हाट इज एक्चुअल लॉस? कैलकुलेटर उठाए जरा, इनपुट लिखें कैलकुलेटर पे, कितनी इनपुट है? कोई एक लिख ले, सबकी तरफ से हो जाएगा। कोई एक भाई लिख ले पूरी क्लास में से, सबकी तरफ से हो जाना इसे। व्हाट इज द इनपुट सर? इसको जरा इनटू 90% सीधा करें जरा। पर क्वेश्चन देकर बताइए 90% क्या बताया मैंने? सर जी क्या बताया सर? ये मैंने क्या बता दिया? ये मैंने क्या बता दिया? ये क्या था? ये एक्सपेक्टेड आउटपुट, 90% एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो व्हाट इज एक्चुअल आउटपुट? कितने यूनिट्स एक्स्ट्रा बन गए? फोर्स 30 लॉस एक्सपेक्टेड था, लेकिन एक्चुअल लॉस सिर्फ कितना हुआ? 300 यूनिट्स एक्चुअल लॉस है, और कितने एक्स्ट्रा यूनिट्स बन गए? 130 एक्स्ट्रा यूनिट्स बन गए। इट इज रिडक्शन इन नॉर्मल लॉस। दोबारा लिखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल गेन? रिडक्शन इन नॉर्मल लॉस। ये ठीक है प्लीज।
सर उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप ये होता है, दोबारा प्रोसेस अकाउंट देखते हैं। जब ये यूनिट्स आप बैलेंस कर लेंगे तो बिफोर एनी पर यूनिट वर्किंग नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू ढूंढनी है। So what is the recovery value, normal loss in the process to 0.3 per pound? Okay, 430 into 0.3, 129। तो नॉर्मल लॉस के सामने कॉस्ट नहीं आनी, रिकवरी वैल्यू आपने ढूंढनी है। अब फाइनली हमने अमाउंट ढूंढनी है फिनिश की, फिनिश गुड्स की अमाउंट टोटल कितनी है और नॉर्मल गेन की। तो इसके लिए क्या तरीका है, पर यूनिट की वर्किंग अमाउंट। डेबिट साइड की फिगर्स उठाएं, 1150 प्लस 800 प्लस 84 270 प्लस 147 इज टोटल फाइनली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 2451 समथिंग। एक मिनट, तो इनिशियली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपको डेबिट साइड से मिलेगी, फिर रिकवरी वैल्यू का डिसीजन लें, क्रेडिट साइड से मिलेगा। इफ एनी रिकवरी वैल्यू आप लिख चुके होंगे इस वर्किंग से पहले। अब बेस बनवाए फाइनली आज। अब जिन यूनिट्स पे आपने कॉस्ट कैलकुलेट करनी बस वो उठाने, 4000 माइनस 130, ठीक है। ये बाकी फाइनल करें, कर दिया रेट निकालें और फिगर सॉल्व करके लेजर कंप्लीट करें। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए प्लीज। थ्री हंड्रेड इन यूनिट्स को उठाना जिन यूनिट्स में अमाउंट आनी है, 4000 और 130। जी सर, आंसर आ गया आपके पास 0.6 पर यूनिट। देन फाइनली इस पर यूनिट को यूज करें, फिनिश गुड्स 4000 into 0.6 2400 rupees, then abnormal gain 130 into 0.6 78 प्लेस करें फिगर्स। ये मेरे आंसर तो राइट है, फॉर टू डिस्प्ले। ये सर टोटल करें सर 2529 सिर्फ जी सर फाइनली जरा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पड़े, ठीक है जी प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिखे। ये लॉस के अकाउंट्स गेन्स के अकाउंट्स बनाने, तो यहाँ तक नोट कर लिया सबने। एक मिनट में साथ ही बनाइए।
प्रोसेस वन एक नजर देखें जरा लॉसेस के एंगल से। प्रोसेस वन में कौन कौन सा लॉस है? नॉर्मल भी है और एबनॉर्मल भी है। प्रोसेस टू देखें, नॉर्मल भी है और एबनॉर्मल गेन। तो ये तीन लेजर्स बनेंगे। अच्छा, इससे इन जो लॉसेस के लेजर्स हैं या गेन्स के लेजर हैं, ये प्रोसेस वाइज नहीं बनाने आपने, ये पूरे क्वेश्चन में ओवरऑल बनेगा। मीन्स टू से जितने भी प्रोसेसेस हैं उन प्रोसेसेस के नॉर्मल अब नॉर्मल लॉसेस एक ही लेजर में कंबाइन हो जाएंगे। तो तीन लेजर्स आपने खोलने, नॉर्मल लॉस अकाउंट, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट एंड देन अब नॉर्मल गेन अकाउंट। तो काइंडली जरा स्पेस रखें, तीन तीन चार चार लाइन, चार पांच लाइन लेजर्स के अंदर। शुरू करें। इनिशियल पोस्टिंग करें तो लॉसेस देख, लॉसेस गेन्स देख, डबल एंट्री बोल के लिखेगा वरना मिस्टेक हो जाएगी टाइप पोस्टिंग। लेजर्स देखें, रेफरेंसेस लिखें। ये है प्रोसेस वन, नॉर्मल लॉस डेबिट, प्रोसेस वन क्रेडिट 600 120। नहीं, वो बात को बहस, वो आराम से सोचेंगे। पहले इनिशियल पोस्टिंग से मुराद जो लेजर्स में लिखा हुआ उन फिगर्स को इन लेजर्स में इकट्ठा करें। प्रोसेस अकाउंट्स में जो लिखा हुआ उनको यहाँ इकट्ठा करें। अब नॉर्मल लॉस डेबिट 100 यूनिट्स 50 रुपीज, प्रोसेस वन क्रेडिट then process 2 normal loss debit and process 2 credit 430 129 और then फिर गेन है प्रोसेस अकाउंट डेबिट और द नॉर्मल गेन इनिशियली क्रेडिट 130 एंड 78। तो 130 यूनिट्स एक्स्ट्रा बनने से 78 रुपीज का बेनिफिट हो गया।
पहले तो ये करनी, यहाँ तो पोस्टिंग असर मैच करना। ठीक है सर, बना दी। सॉरी आपसे सवाल पूछा सर, आइंदा नहीं पूछूंगा, आपके पास जवाब दे दो। सर डिस्टर्ब किया। देन सर ये दो लेजर्स पे फोकस करें, नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस, हाउ टू बैलेंस। देखना ज्यादा जरूरी है, समझना ज्यादा जरूरी, बाद में ऊपर लिख सकता है। क्वेश्चन का डाटा जरा सामने रखें। दो चीजें अब इसमें आपने देखनी होती है। प्रोसेस वन पहले फाइनल करते हैं। प्रोसेस वन में एक यूनिट कितने रुपीस का सेल हो रहा था, कितने रुपीस का सभी सेल हो रहा था, पॉइंट टू। अब अपने जरा एक मिनट प्रोसेस अकाउंट देखिएगा, प्रोसेस वन, प्रोसेस वन जरा क्वालिटी सामने रखिए। एक्चुअल लॉस बताया जरा, प्रोसेस वन देखिए। एक्चुअल लॉस, एक्चुअल लॉस, एक्चुअल लॉस, एक्चुअल लॉस, एक्चुअल लॉस, एक्चुअल लॉस। एक यूनिट की रिकवरी वैल्यू है 0.2 और एक्चुअल लॉस प्लीज कितना है 700। उसका एक ब्रेकअप क्या है, नॉर्मल एंड अब्नॉर्मल। लेकिन क्या वाकई लॉस 700 है? इट मींस नॉर्मल लॉस के ये 600 यूनिट्स भी बिकेंगे और अबनॉर्मल लॉस के ये 100 यूनिट्स भी बिकेंगे। और आपको जो रिकवरी वैल्यू है, क्वेश्चन में देखें, वो वेस्टेज के एंगल से दी हुई है। ये समटाइम्स हो सकता है कि आपको रिकवरी वैल्यू नॉर्मल लॉस की डिफरेंट दी हो, नॉर्मल लॉस की डिफरेंट दी हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो वी अज्यूम के जो लॉस की रिकवरी वैल्यू है वो दोनों लॉस पे एप्लीकेबल है। वैसे तो शायद वेस्टेज के कल भी वर्ड की बात हुई है। वेस्टेज मींस क्या है, लाइक लॉस है नहीं, मतलब वेस्टेज, जाया हो गई चीजें। तो किस किस नाम से जाया हो गई, नॉर्मल से भी और अबनॉर्मल के नाम से भी। तो उनकी अब रिकवरी वैल्यूज का हमने ट्रीटमेंट करना। तो क्या वाकई प्रोसेस वन में लॉस वाले 600 यूनिट्स भी वेस्ट हुए और एबनॉर्मल लॉस वाले 100 यूनिट्स भी वेस्ट हुए हैं? ये बात इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर प्रोसेस टू देखें, प्रोसेस टू के एंगल से नॉर्मल लॉस में कितने यूनिट्स लिखे हैं, 430। अब प्रोसेस टू देखेंगे, कितना ले जाए प्रोसेस टू का, व्हाट इज एक्चुअल लॉस? इट मींस 430 नहीं बिक सकेंगे, 300 बिकेंगे। तो किस लेजर में ये प्रॉब्लम आएगा, जिसमें गेन हुआ करेगा, वहां पर हमें एक्चुअल यूनिट्स का सही आइडिया होना चाहिए। तो आज पहले वन फाइनल करें। जब नॉर्मल लॉस के 600 यूनिट्स बिकेंगे तो डबल एंट्री हो जाएगी, कैश डेबिट एंड नॉर्मल लॉस क्रेडिट 600। और क्या इसके अगेंस्ट 120 है, तो 120 डेबिट साइड पे भी क्या है, डेबिट साइड में भी क्या है सर, रिकवरी वैल्यू, रिकवरी वैल्यू पे ना देखना। तो ये जिन प्रोसेसेस में नॉर्मल गेन नहीं होगा, उन प्रोसेसेस के एंगल से तो ये लेजर एज इट इज बैलेंस हो जाएगा, जिससे हमारा पहले हो जाता था। यहाँ तक लिखा है। दोबारा करना चाहे वर्किंग तो यही 0.2 की बेस पे। ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अब नीचे पहले नॉर्मल लॉस में किस डिपार्टमेंट का नॉर्मल लॉस है, किस डिपार्टमेंट का नॉर्मल लॉस है। डेबिट साइड पे जो 50 अमाउंट आ रही है, ये रिकवरी वैल्यू आ रही है या कॉस्ट आ रही है? लेकिन अब हम क्या लिखने लगे हैं, इन 100 यूनिट्स की रिकवरी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाइड बाय 0.2 करो या 3 करो? प्रोसेसेस के डिफरेंट रिकवरी वैल्यूज है, तो इनटू 2। व्हाट इज आंसर, 20। व्हाट इज 20 एंड व्हाट इज 50? तो 50 कॉस्ट है, 20 रिकवरी वैल्यू है, नेट लॉस एंड में कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो वापस आ रहे नॉर्मल लॉस अकाउंट। अब प्रोसेस टू के एंगल से जरा फिगर आप बताएं।
प्रोसेस 2 के एंगल से बताएं कितने यूनिट्स को बेच के कैश मिलेगा। 430 यार, 430 अगेंस्ट मिलना था, लेकिन एक्चुअली कितना लॉस हुआ? तो 300 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय रिकवरी वैल्यू प्रोसेस 2 कितनी है? 0.3। तो 0.3 मींस 90। 90 जेम रख के डबल एंट्री बोले। कैश अकाउंट डेबिट एंड नॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट। तो ये वाले दोनों फिगर्स मैच क्यों नहीं कर रही आपस में? इधर आप सिनेरियो 4 निकालें, कल जो हम सिनेरियो 4 में ये लेजर्स बना रहे थे। सिनेरियो 4 में कल जब आप नॉर्मल लॉस का अकाउंट मेरे साथ बैलेंस कर रहे थे तो उसमें एक 200 रुपया आया था शायद। उस 200 को कुछ एक्सप्लेन किया होगा मैंने, जरा पढ़ेंगे, जरा एक लाइन लिखी थी शायद आप। तो इस केस में आप गौर से देखा बोर्ड पे, हम प्रोसेस 1 के एंगल से तो देखें तो लेजर बैलेंस है हमारा 600 600 120 120। तो ये लेजर में डिफरेंस सिर्फ किस वजह से? प्रोसेस 2 की वजह से, जिसमें नॉर्मल गेन है। अब डिफरेंस अगर नहीं इसका तो 130 यूनिट्स का आता है कैलकुलेट करना, और 39 रुपीज का डिफरेंस आता है। तो वहां 200 था, वहां ये 39 है। दिस इज द रिकवरी वैल्यू दैट कैन नॉट बी अर्नड बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल गेन। मतलब 130 लिखे यूनिट्स जरा कैलकुलेटर को 130 into 0.3 करें। तो ये 130 यूनिट्स की वो रिकवरी वैल्यू है जो हम अर्न नहीं कर सके बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल गेन। ठीक है, यकीन अब एबनॉर्मल गेन की वजह से बेनिफिट भी हुआ हुआ 78। लेकिन याद है कुछ फाइनली फिर क्या किया इसका? ढूंढ लिया था कंटिन्यू सिनेरियो 4 में, जरा देखने इसका फाइनली फिर कैसे इसे नेट ऑफ किया। इसका सिंपली तरीका क्या है, जो डिफरेंस आएगा नॉर्मल लॉस अकाउंट में उसके साथ आप क्या वर्ड्स लिख देंगे। उससे लिखने से क्या होगा, एक डबल एंट्री बन जाएगी, और ये डबल एंट्री फिर जाके गेन से नेट होके और बस नेट गेन कैलकुलेट करें। तो करें जरा बैलेंस, नॉर्मल लॉस अकाउंट कंप्लीट करें, और पोस्टिंग करते हुए नॉर्मल गेन में फिर डबल एंट्री बोल के कीजिएगा। नॉर्मल लॉस क्रेडिट, नॉर्मल गेन डेबिट। ओके प्लीज कर लिया करेंगे आप। चलें बस अब लेजर्स बैलेंस करने रहेंगे। नॉर्मल लॉस अकाउंट में 1030 1030 249 49। अब नॉर्मल लॉस अकाउंट में 30 का फिर अब नेट लॉस बनता है। आपकी वर्किंग ठीक होगी तो ये यूनिट्स फाइनल हो जाएंगे, यूनिट्स में डिफरेंस नहीं रहेगा, बस अमाउंट्स में अगर डिफरेंस आ रहा होगा। नॉर्मल लॉस ठीक है, 30 नेट लॉस, 50 कॉस्ट थी, 20 रिकवरी वैल्यू थी, देयरफॉर 30 पे नेट लॉस है, प्रॉफिट लॉस में जाएगा। इसमें भी नेट 39 का डिफरेंस आता है। तो नेट गेन नॉर्मल लॉस में, सॉरी नॉर्मल गेन में नेट गेन है फिर फाइनल 78 गेन की वजह से बेनिफिट मिला, और 39 रिकवरी वैल्यू ना मिलने से नुकसान हुआ, उस लॉस की रिकवरी वैल्यू ना मिलने से, तो नेट गेन पे रह गया 39। तो ठीक है, नई चीज हो तो यकीनन समझने में टाइम लगेगा, लेकिन जब चीजें फिट होना हो
काइंडली आपकी कोशिश होनी चाहिए। इसमें कोई अब नई चीज तो नहीं प्लीज, जो सिनेरियो 4 में डिस्कस हुआ तो वही सारी चीजें भी हैं। Parallel, any confusion in the figure? The online students? जी फाइनली इसमें नेट लॉस कितना, नॉर्मल लॉस में नेट लॉस कितना, नॉर्मल गेन में नेट गेन कितना है। अब एक तरीका ये भी हो सकता है कि इनको आपस में नेट ऑफ कर दे रहा है, तो दोनों गेन्स लॉसेस आ जाना है, लेकिन इसे फर्दर अब नेट करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों फिगर्स आपस में इनकम स्टेटमेंट में जब जाएंगी ऑटोमेटिकली नेट हो जाएंगी, लेकिन समझने के लिए सिर्फ हम कह सकते हैं कि 39 नेट गेन और 30 नेट लॉस। इन अदर वर्ड्स ओवरऑल फिर 9 का नेट गेन होगी, लेकिन उसकी कोई एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है, बस वैसे ही लिखो। अगर 30 एक्सपेंसेस में जाए और 39 अदर इनकम में जाए तो ऑटोमेटिकली इसका नेट इफेक्ट नेट 9 गेन हो जाएगा। तो इसकी कोई फर्दर एंट्री की अब जरूरत नहीं, एंट्री इसका कर ली नहीं, बस इसको वैसे ही लिखो। ठीक है जी, नोटेड है। एक नया पेज होना चाहिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने लिखी। ये सर प्रेम सर जो आपने कहा ये आप यही बड़ा आपने कल लिखा था, ठीक है। ये सर एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट बीच में ऐड करने, नया क्वेश्चन करने से पहले एक हेडिंग लिखें एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड। जरा फैक्ट्री ओवरहेड्स पे जरा थोड़ी सी बहस होगी। समटाइम्स फैक्ट्री ओवरहेड्स को एस्टिमेट करके रिकॉर्ड करना पड़ता है। हेडिंग बनाया एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स की चंद एक एग्जांपल्स बोलते हैं सर। पानी जरी सुस्ती खत्म करें, हिम्मत करें यार। फैक्ट्री ओवरहेड्स का लेजर जरा ज़हन में लाएं, फैक्ट्री ओवरहेड्स का जरा लेजर ज़हन में लाएं। इस साइड पे ये अमाउंट होंगे जो आप बोल रहे हैं। अब इस बात को समझने के लिए जो मैंने हेडिंग बनाई, एक स्टोरी सी बना लें अपना बिजनेस समझते हुए, तो एक सिनेरियो से मैंने क्रिएट करना, साथ साथ में लिखते रहना। सपोज आपकी एक फैक्ट्री है, सपोज अ फैक्ट्री इज प्रोड्यूसिंग, ये F1 वाले हजरात वो काइंडली चक्कर में ना पड़ जाइएगा, शायद हमें आता है, प्लीज सही रिवाइज कर लीजिए। चीजें रिपीट होनी है आप लोगों के लिए, लेकिन सही रिवाइज कीजिए। सपोज अ फैक्ट्री इज प्रोड्यूसिंग shirts from raw material cloth तो शर्ट्स के साथ मैंने FG मींस फिनिश गुड्स लिखा है। क्या खरीद के क्या बना रहे हैं, क्लॉथ खरीद के शर्ट्स बना, फैक्ट्री अपनी समझो। नेक्स्ट लाइन में लिखा है द बिजनेस received order
of 10 shirts, for example, from a customer on 1st January 2020, which is suppose the beginning of the accounting period. लेट्स से आपके बिजनेस को एक ऑर्डर मिला कि 10 शर्ट्स आपने किसी कस्टमर को बना के देनी है 1 जनवरी 2020 पे सपोज ऑर्डर मिला और यही अकाउंटिंग पीरियड का स्टार्ट भी है। ये लिखिए। अब सर जी अपना बिजनेस समझे, अगर आपको ऑर्डर मिला तो क्या होगा? आप इन शर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, कहाँ काम करवाएंगे? फैक्ट्री में काम करवाएंगे। फैक्ट्री में किस एरिया में काम करवाएंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जहाँ मशीनें लगी होंगी, एम्प्लॉइज बैठे होंगे, कपड़ा मंगवाएंगे, कटिंग वगैरह होगी, उसकी स्टिचिंग होगी, पैकिंग वगैरह होगी, शर्ट्स बना दो। अब ये काम जो मैंने बोले हैं कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले करेंगे। हम अकाउंटेंट क्या करेंगे? हम इस चीज में इंटरेस्टेड होंगे कि ये जो 10 शर्ट्स बन रही हैं इनको बनाने में कितनी कॉस्ट आती है, ताकि फिर उसमें कोई प्रॉफिट का डिसीजन लिया जा सके और अल्टीमेटली सेल प्राइस डिटरमिन की जा सके। हम इस चीज में इंटरेस्टेड होंगे कि इन 10 शर्ट्स को बनाने में हमारी कॉस्ट कितनी इंकर हो रही है। तो उसके लिए हम अकाउंटेंट्स क्या करेंगे? एक वर्किंग प्रोसेस का अकाउंट खोलेंगे। अगर हमें ये देखना है कि चीजों को बनाने में कितनी कॉस्ट आई है तो हम किस किस को प्लस कर लेंगे? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स कॉस्ट को प्लस कर लेंगे इन 10 शर्ट से रिलेटेड, तो हमारे पास टोटल खर्चा आ जाएगा। तो इस काम के लिए हम क्या करेंगे? एक वर्किंग प्रोसेस अकाउंट खोलेंगे, और वर्किंग प्रोसेस अकाउंट को ही हमने पिछले 2-3 दिनों से क्या नाम दे दिया, शुरू कर दिया, एक प्रोसेस अकाउंट खोल लेंगे। एक लेजर बना लो। मैंने जो डेट लिखी है उसके मुताबिक ब्रॉड डाउन होगा इन शर्ट्स के एंगल से। ब्रॉड डाउन, ये हमें ऑर्डर मिला बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ब्रॉड डाउन कब होता? अगर पिछले पीरियड में काम मिला होता, कुछ काम हो गया होता, कुछ लेकिन कंप्लीट ना हुआ होता, तो वो क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस ब्रॉड डाउन बनता। लेकिन क्या इस पे काम इसी पीरियड में शुरू होगा? तो ब्रॉड डाउन 0। क्या होता नहीं है नहीं? क्यों नहीं है? क्योंकि काम अभी शुरू करना। ये ठीक है सर? बिल्कुल एक सिंपल सी इंशाल्लाह चीज निकला नहीं, लेकिन इसने बहुत ज्यादा यूज होना आगे। देन सर थोड़ा सा विजुअलाइज करते जाए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले क्लॉथ मंगवाएंगे रॉ मटेरियल स्टोर रूम से। एंट्री बोला वर्किंग प्रोसेस डेबिट, मटेरियल अकाउंट क्रेडिट। आसान फिगर्स में यूज करूंगा, हमारा फोकस है कॉन्सेप्ट समझने पे। लेट्स अज्यूम 1000 रुपीस का मटेरियल आया। देन फिर इस ऑर्डर को बनाने में, इन शर्ट्स को बनाने में जो है हमारे एम्प्लॉइज इन्वॉल्व होंगे, वो जितने आवर्स इस पे काम करेंगे उस हिसाब से हम उनकी लेबर कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं, इन्हें अक्सर पैसे पर आवर या पर यूनिट के हिसाब से दिए जाते हैं। परमानेंट भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज पर आवर पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट ले रहे होते हैं। तो लेट्स अज्यूम, नेक्स्ट बस लिखना क्या, ये पता आपको मटेरियल के बाद इफेक्टिव पेरोल लिख रहे हैं या लेबर लिख रहे हैं? मतलब इसका क्या है कि हम डायरेक्ट लेबर लिखना चाह रहे हैं। तो फैक्ट्री पेरोल, लेट्स अज्यूम, पहले एक मिनट में बात करिए। लेट्स अज्यूम 10 आवर्स लगे इन 10 शर्ट्स को बनाने में, और लेबर इज पेड एट द रेट ऑफ 150 पर आवर। तो व्हाट इज 10? नहीं, व्हाट इज 10 आवर्स, 10 घंटे सपोज लगे, और 1 घंटे की पेमेंट सपोज 150 रुपीस पे हुई है। तो देयरफॉर कितनी लेबर कॉस्ट आ गई? 1500। ठीक है, जी डेफिनेटली इस वक्त हम इस ऑर्डर की बहस कर रहे हैं। अब अगर दूसरा ऑर्डर आएगा उसकी वर्किंग, तीसरा, चौथा, 500, 600, 700, 800, 900 ऑर्डर वाइज वर्किंग होनी चाहिए। वी शुड बी इंटरेस्टेड
कि हर ऑर्डर को से के अगेंस्ट कितने कॉस्ट आएंगे, और पीरियड एंड पे एक कंबाइंड लेजर बना देंगे ताकि टोटल कॉस्ट को पता चले, इन सब को प्लस करके। नहीं तो वो उसका वर्क इन प्रोसेस होगा। मैंने जो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट खोला है ये सिर्फ इस ऑर्डर के अगेंस्ट खोला, बस ठीक, बस यही। दूसरा जब ऑर्डर मिलेगा तो हम उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड होंगे। कुछ हो सकता है कि हमारे ऑर्डर्स पिछले पीरियड से बनना शुरू हो गए हों, कंप्लीट ना हुए हों, तो उनका लेजर हम इस साल कैसे खोलेंगे, सीडी का प्रॉब्लम बनाएंगे। लेकिन कितने वर्क इन प्रोसेस अकाउंट्स बन जाएंगे, जितने ऑर्डर्स होंगे। हाँ, आप एंड में इस चीज में भी इंटरेस्टेड होंगे कि अब टोटल मटेरियल कितना लगा है, टोटल और लेबर कितनी है, ओवरहेड्स कितने हैं, और टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्या है, वो सारों को अगर प्लस करना है तो हमारे पास फाइनल फिगर आ जाए। लेकिन शायद हमें ये भी पता होना चाहिए कि ऑर्डर वाइज प्रॉफिट कितना हुआ, और फिर ये भी पता होना चाहिए ओवरऑल कितना हुआ। तो आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन वन ऑर्डर ऑफ 10 शर्ट्स, और हमें ऑर्डर मिला ऑन द 1 जनवरी 2020। उसके रिलेटेड हमें 1000 मटेरियल लगाना पड़ा उससे रिलेटेड, और उससे रिलेटेड हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो गई है 1500। ठीक है यार, ये नोट कर लिया सबने? देन सर जी अब इस लेजर के नीचे, लेजर में ही 3 लाइनें रख दें, मींस अभी 3 लाइनें नीचे होनी चाहिए। इन लेजर यहाँ छोड़ के जरा एक पहले सेंटेंस लिखें नीचे। ऑन 3rd जनवरी, 1 जनवरी को ऑर्डर मिला, 3rd जनवरी 2020, सपोज ऑर्डर इज कंप्लीटेड। हमने शर्ट्स बना ली, शर्ट्स आर कंप्लीटेड, बस एक सेंटेंस से क्लिक। अब मैंने 1 जनवरी डेट लिखी है और 3rd लिखी है, तो अब डेफिनेटली इन दिनों में 24-24 घंटे भी हैं, लेकिन होपफुली और ऑर्डर्स भी चल रहे होंगे। इस ऑर्डर से रिलेटेड बस 10 आवर्स लगे, तो इन डेट से काइंडली कंफ्यूज ना कीजिएगा। इन दिनों में, इन 2-3 दिनों में हमारे एम्प्लॉइज ने 10 आवर्स लगा के इन शर्ट्स को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब जरा दोबारा लेकर देखें वर्क इन प्रोसेस पर। मटीरियल हमने लिख लिया जो स्टोर रूम से मंगवाया, लेबर हमने लिख ली जो हमने एम्प्लॉइज को पैसे दिए। अब इसमें एक और चीज भी आएगी तभी टोटल कॉस्ट पता चलेगी। उस चीज का नाम क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड्स। यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड्स भी आने हैं। ऐसे फैक्ट्री ओवरहेड्स आएंगे तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंप्लीट होगी। लेकिन अब फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑर्डर वाइज नहीं होते। अब यहाँ से मेरे वर्ड जरा पहले गौर से सुनिए, अपना कॉन्सेप्ट जरा क्लियर कर लें। जो फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकी एग्जांपल्स 3-4 को मेन जेन में रखा है। रेंट एक है, रेंट फैक्ट्री का होगा, ऑर्डर का नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल फैक्ट्री का होगा, एक पर्टिकुलर ऑर्डर से रिलेटेड नहीं होगा। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, बहुत से काम हो रहे होंगे, हाँ उनमें से ये भी काम हुआ। इसी तरह ऑयल लुब्रिकेंट्स अगर किसी के हैं, कोई फैक्ट्री सुपरवाइजर है, तो ऑर्डर स्पेसिफिक ये चीजें नहीं होंगी। फैक्ट्री ओवरहेड्स फैक्ट्री वाइड, फैक्ट्री ओवरऑल फैक्ट्री के से रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ठीक है, ऑर्डर से रिलेटेड नहीं, पूरी फैक्ट्री एज अ होल से उनका लिंक होगा। यहाँ तक मेरी बात समझ आती है? और सेकेंडली वो 3rd जनवरी को भी नहीं पता चलेंगे। मसलन बिजली का बिल जो है वो मंथ एंड पे होगा। अगर कोई फैक्ट्री सुपरवाइजर है, कोई परमानेंट एम्प्लॉइज है, उनकी सैलरी भी पर मंथ है, डेप्रिसिएशन भी पर एनम अक्सर, हाँ अगर चाहे पर मंथ। तो ये फिगर्स जो है पीरियड एंड पे फाइनल होती हैं। इनमें से मेजॉरिटी चीजें जो है फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स नंबर 1 ऑर्डर स्पेसिफिक नहीं है, और नंबर 2 ये ऑर्डर की कंप्लीशन डेट पे फाइनल नहीं होंगे, ये पीरियड एंड्स पे फाइनल होंगे। यहाँ तक बात समझ आती है मेरी? लेकिन क्या 3rd जनवरी वाले दिन आपको ये पता चल जाना चाहिए कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, तभी आप प्रॉफिट का डिसीजन ले सकते हैं और सेल प्राइस से डिटरमिन कर सकते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स का एक्चुअल जो है वो हमें पीरियड एंड पे पता चलेगा और फैक्ट्री एज अ होल के लिए पता चलेगा। लेकिन हम अकाउंटेंट्स इस चीज में इंटरेस्टेड होंगे
कि जैसे जैसे ऑर्डर्स कंप्लीट हो रहे हैं साथ साथ उन ऑर्डर से रिलेटेड भी ओवरहेड्स हमें पता चल जाए ताकि हम उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कंप्लीट कर सकें। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? 3 जनवरी को क्या नहीं पता होगा? अभी एक्चुअल फाइनल नहीं होंगे, लेकिन हम क्या चाहते होंगे कि 3 जनवरी पे फैक्ट्री ओवरहेड जो इस ऑर्डर से रिलेटेड है वो कुछ ना कुछ हमें मिल जाए ताकि हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कंप्लीट कर सकें। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए फिर क्या किया जाता है? अब इस बैकग्राउंड को ज़हन में रख के नेक्स्ट आपने लिखते रहना है। लेजर के अंदर नहीं है, लेजर के बाहर जहां हमने ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया उससे आगे बढ़े। जो मैंने चंद एक बातें बोली हैं वो भी करनी लिख लें ताकि आपको बाद में रिवाइज करना। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स will be finalized at the end of the period. Actual factory overheads will be finalized at the end of the period. अब यहाँ तक ठीक है? ये बात यहाँ तक सबको समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन इसमें? अब इस वक्त जो मैंने वर्ड पीरियड लिखा है, पीरियड कैन बी पर एनम, पर मंथ, पर क्वार्टर, सेमी एनुअल, पर वीक। फॉर सेक ऑफ डिस्कशन एक आसान से एग्जांपल के तौर पे लेट्स अज्यूम हमारा पीरियड जो है मंथली, पर जनवरी के मंथ की डिस्कशन एट द एंड ऑफ द पीरियड मींस एट द एंड ऑफ द जनवरी। मैं जनवरी के स्टार्ट से वर्किंग कर रहा था, एट द एंड ऑफ जनवरी। अब जो डिप्रिसिएशन वगैरह है वो हम अगर पर एनम निकाल लें तो वो डिवाइड बाय 12 करके पर मंथ भी हो जाएगी। पर एनम अगर रेंट है तो वो भी पर मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बिजली वगैरह के जो बिल है वो पर एनम या पर मंथ, तो मैंने इसलिए मंथ की तरह वर्किंग रखी है, जरा शायद समझने में हमें आसानी रहेगी। एंड ऑफ जनवरी, ठीक है सर? द एंड ऑफ द पीरियड मींस इन अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल आई एम अज्यूमिंग कि हमारा जो पीरियड है वो जनवरी का से रिलेटेड है। कोई कंफ्यूजन? मैं साथ साथ प्लीज पूछने का मकसद मेरा ये कि साथ साथ रहेगा, सब कुछ आगे जो होना है वो आप खुद से फिर बताते रहिए। एनी कंफ्यूजन? ऑर्डर किस दिन मिला? कंप्लीट कब हुआ है? लेकिन एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स कब फाइनल होंगे? हम उनकी वर्किंग के लिए कब किस दिन इंटरेस्टेड होंगे? थर्ड, जब ये फाइनल हो गया हमारा पता चले टोटल खर्चा कितना हो गया। नेक्स्ट लाइन में आता इन ऑर्डर टू कैलकुलेट, in order to calculate the amount of factory units at the time of completion of the order we calculate means हम accountants we calculate। अब नए कुछ वर्ड्स आने इनको मैं चला साथ से ट्रांसलेशन करूंगा, डरिएगा नहीं ऐसे। we calculate factory overhead absorption rate at the beginning of the period we calculate factory overhead absorption rate at the beginning of the period to be used during the period as follows।
अभी डेफिनेटली क्या चीज है इसको अंडरलाइन कर लीजिए, तो मैंने 4 पॉइंट्स अंडरलाइन किए। इसकी डिस्कशन अभी मैं आपके सामने करता हूँ। आपसे इस तरफ रिक्वेस्ट है, ये जो हमने लिखा है इसकी जरा ट्रांसलेशन अपने जहन में बना लें। इस मसले को मैं 5-6 क्वेश्चंस बनाता हूँ अपने जहन में, मतलब 5 सेंटेंस ऐसा बोलूंगा जिसमें बहुत से क्वेश्चंस हैं, तो हम क्वेश्चंस के अगर आंसर्स देने की कोशिश कर सकें। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम किस दिन क्या कैलकुलेट करने लगे? पढ़ के आराम से पढ़ के आंसर जरा देने को। किस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए? ये एक्चुअल फैक्टर रेट से बड़ा एंड में आएंगे, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते वापस वाले जाके हमारा बिल दे दें, वो तो एंड में आता है। हम क्या करने लगे, हम चाहते ये हैं कि ऑर्डर्स की कंप्लीशन वाले दिन हमें उस ऑर्डर से रिलेटेड कुछ ओवरहेड्स पता चल जाए। ये हमारा मसला है, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहे हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हम एक फैक्ट्री ओवरहेड रेट निकालना, एब्जॉर्प्शन की तरह ट्रांसलेशन करना। एब्जॉर्प्शन मीन्स है, एब्जॉर्ब का मीन क्या होता है? जज़ब। तो एक रेट है जिससे फैक्ट्री ओवरहेड्स इस ऑर्डर में जज्ब हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, सॉर्ट ऑफ एलोकेट हो जाएंगे। फैक्ट्री ओवरहेड्स इस ऑर्डर में इस रेट की बेस पे प्लस हो जाएंगे, एब्जॉर्ब। तो हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, एक फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। कब कैलकुलेट करेंगे? पीरियड के स्टार्ट में बैठ के कर लेंगे और उसको फिर इस्तेमाल कब किया करेंगे? ड्यूरिंग द पीरियड हम इस्तेमाल करते रहा करेंगे। मीन्स से जिस जिस दिन हमारा ऑर्डर कंप्लीट हुआ करेगा, हम इस रेट की बेस पे अपने ऑर्डर से रिलेटेड ओवरहेड्स फाइनल कर दिया करेंगे। अब डेफिनेटली ये कोई एक्चुअल रेट है, एक एस्टिमेटेड रेट मजबूरन क्यों निकालना पड़ रहा है? तो एक्चुअल ओवरहेड्स है नहीं। अब डेफिनेटली फिर ये जरूर हो सकता है कि एस्टिमेट्स और एक्चुअल और हो जाए, क्या इनमें फर्क हो सकता है? लेकिन बड़ा अब इस तरह ये नहीं है कि हम अचानक बस बैठे होंगे, कागज पेंसिल पकड़ा और वैसे लिख दिया 15 रुपए रेट, 16 रुपए रेट। इस पर पूरा इसका प्रोसीजर होता है कि पिछले पीरियड के ओवरहेड्स आप देखेंगे, पिछले पीरियड की वेरिएशन ध्यान में रखेंगे जो हमने सोचा था और एक्चुअल में कितना डिफरेंस आ गया। फिर इन्फ्लेशन के फैक्टर्स को आप ध्यान में रखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो इन्फ्लेशन से इंक्रीज हो जाता है, रेंट भी इन्फ्लेशन से बढ़ जाता है। ये सारे फैक्टर्स, हिस्ट्री भी ध्यान में रखेंगे आप, हिस्टोरिकल क्या क्या होता रहा, फिर फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशंस है, उन सब को बेस बना के हम कोशिश तो करेंगे कि हमारे जो एस्टिमेटेड ओवरहेड्स है ये क्लोज टू एक्चुअल हो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एस्टिमेट और एक्चुअल में डिफरेंस फिर भी शायद आ सकता है। लेकिन हम जब भी एस्टिमेट बनाएंगे अकाउंटिंग में, तो हमारी कोशिश क्या होगी कि ये एक बेस्ट एस्टिमेट हो। लेकिन ये बेस्ट एस्टिमेट जितना मर्जी हम कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअल से डिफरेंट हो सकता है। और अगर ये एक्चुअल से डिफरेंट हो गया तो इंशाल्लाह फिर हम वो भी डिस्कस करेंगे कि पीरियड एंड पे फिर उसकी एडजस्टमेंट कैसे हो। तो फिलहाल अभी हम किस दिन खड़े होने लगे हैं सोचने के लिए, एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, और क्या करने लगे, एक फैक्ट्री ओवरहेड रेट कैलकुलेट करने लगे। ये कैसे कैलकुलेट हो जाता है, अब एज फॉलोज के बाद बोलो। ये सारा बैकग्राउंड क्लियर, सारी मैंने बहस की। तो हाउ टू कैलकुलेट दिस रेट आज लिखा। जी सर, अब एक मिनट मैं पहले वर्ड्स लिखता हूँ। तरीका सर ये इस तरह से होता है कि हम अपने पीरियड के फैक्ट्री ओवरहेड्स एस्टिमेट कर लें। तो हमारा इसका पीरियड जनवरी है, तो चंद एक नाम जरूर बोल के रखें जहन में, ताकि बार बार जब मैं ये वर्ड यूज करूँ आपको इसका मीनिंग सही समय जहन में रहे। बस हम क्या क्या हम एस्टिमेट कर लेंगे। एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स मींस हम क्या क्या एस्टिमेट कर चुके होंगे, रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह हमने 1 जनवरी वाले दिन बिजनेस स्टार्ट होने से पहले एक एस्टिमेट कर। लेट्स अज्यूम कि हमारा एस्टिमेट ये था कि नेक्स्ट मंथ के 40,000 फैक्ट्री ओवरहेड्स होंगे। फिगर्स आए में क्या चीज अज्यूम की 40 में, देन सर फिर इसको ना किसी अप्रोप्रिएट बेस पे डिवाइड करके एक रेट निकाल लिया जाता है। तो अप्रोप्रिएट बेस से मेरी मुराद क्या है, ये बहुत सी बेसिस हो सकती हैं, लेकिन अप्रोप्रिएट बेस जो नॉर्मली आप देखेंगे वो ये होता है, इन ओवरहेड्स का फिर लिंक कर लिया जाता है एस्टिमेटेड लेबर आवर्स से या एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स से। ये मैंने क्या वर्ड बोले इसके लिए, मैंने क्या वर्ड बोल के ये लिखा, एक बेस डिफाइन की जाती है। बेस किसे करते हैं, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। तो नॉर्मल अभी आपके लेवल पे बेस क्या होती है, एस्टिमेटेड डायरेक्ट
लेबर आवर्स, लेकिन ये मशीन आवर्स भी हो सकते हैं, ये यूनिट्स भी हो सकते हैं। तो बेस बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन आज हम इनिशियली कौन सी बेस ले रहे हैं? मतलब इसका क्या हुआ कि जैसे ही हम एस्टिमेट कर लेंगे फैक्ट्री यूनिट, साथ ही हम ये भी एस्टिमेट करेंगे कि जनवरी के महीने में अप्रोक्सीमेटली कितने लेबर आवर्स हमारे एम्प्लॉइज काम करेंगे। इज इट एक्चुअल और एस्टिमेटेड? मतलब जितने भी हमें ऑर्डर्स मिलेंगे अप्रोक्सीमेटली, उन पे हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि कितने आवर्स काम होगा, वो हम एस्टिमेट कर लेंगे। लेट्स अज्यूम इट इज एस्टिमेटेड 1000 आवर्स एम्प्लॉय काम करेंगे इस जनवरी के महीने में। इज इट एक्चुअल? तो यहाँ से एक मिनट, लेट मी फिनिश माय वर्ड्स। 40,000 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 4 नहीं सर, 40,000 डिवाइड बाय 1000, प्लीज कैलकुलेटर अलाउड है यकीन। व्हाट इज 40? सही रेट तो है, व्हाट इज 40? 40 रुपीज फैक्ट्री ओवरहेड्स पर पर मैंने डिवाइड किससे की है? अगर मैं मशीन आवर से डिवाइड करता तो पर मशीन आवर, यूनिट से डिवाइड करता पर यूनिट, लेकिन मैंने किससे डिवाइड किया है? तो पर लेबर आवर। इसका मीनिंग ये होगा, कि हमारी वर्किंग ये कहती है कि अगर लेबर का 1 घंटा इस्तेमाल होगा, तो उसमें हमारे ओवरहेड्स एस्टिमेटेड बेसिस पे कितने होंगे? 40 रुपीज होंगे। अब लिखिए, इन प्रॉफिटेबिलिटी की कैलकुलेशन उसके बाद ही मिस्टर मूसा होती है, जब आपका अपना खर्चा आ चुका होता है। आप एस्टिमेटेड बेसिस पे अपनी सेल प्राइस कोट कर देते हैं, लेकिन प्रॉफिट आप तभी डिसाइड कर सकेंगे सही जब अपनी सेल प्राइस को फिर अपने कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर से कंपेयर करें। तो 3rd जनवरी वाले दिन अगर ऑडिट कंप्लीट हुआ है तो यू मे बी इंटरेस्टेड कि 3rd जनवरी को पता चले प्रॉफिट है या लॉस है, तो उसके लिए हमें अपनी कॉस्ट फाइनल करनी होगी। ठीक है सर? अब बेटा इससे ज्यादा बेसिस मैंने अभी कहा आपसे, फॉर एग्जांपल अगर मैंने डिवाइड किया तो एस्टिमेटेड मशीन आवर्स से, तो यही 40 क्या कहलाता? पर मशीन आवर। अगर यूनिट्स होते हैं, अच्छा पर ऑर्डर शायद मुनासिब इसलिए ना हो क्योंकि हो सकता है कि हर ऑर्डर में अलग अलग नंबर ऑफ यूनिट्स हो। अब 10 शेयर्स थी, किसी में 100 है, किसी में 200 है, तो पर ऑर्डर शायद मुनासिब नहीं होगा। लेबर आवर्स भी हो सकते हैं, पर यूनिट भी ठीक है, मशीन आवर्स भी है, लेकिन इनिशियली बस क्या ध्यान में रखना कि बेसिस फिलहाल लेबर मीन्स टू से आप अकाउंटेंट्स ने पीरियड के स्टार्ट पे ये भी एस्टिमेट किया कि ओवरहेड्स कितने होंगे, और फिर ये भी डिसाइड किया कि कितने आवर्स काम होगा। आपकी फिर ये वर्किंग करती है कि हर लेबर के घंटे में 40 रुपीज फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर हो जाएंगे। ठीक हो गया यहाँ तक? एनी कंफ्यूजन फाइनली? एक नजर रिवाइज कर रहे हैं जो हमने लेजर के नीचे सारा लिखा, सारा बैकग्राउंड जरा रिवाइज करके क्लियर कर लें, कंफ्यूजन अगर यहाँ तक खत्म। उस वक्त एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, एक्चुअल तभी पता चलेगा जब आपके खर्चे फाइनल हो जाएंगे। ये ठीक है, चले आगे सर। जॉन स्टूडेंट्स, देन सर ये 40 अब जेन में रखें और काइंडली वापस आ जाए तो लेजर बना। क्या अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं, अगर हमें रेट पता चल गया कि हम फैक्ट्री ओवरहेड्स फाइनल कर रहे हैं,
कैसे, प्लीज पहले सुनिएगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स फाइनल करने, किस तरफ लिखूं फैक्ट्री ओवरहेड्स? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का इसका हिस्सा बनना है। अब आपसे रिक्वेस्ट है 40 देखें गौर से, 40 को यूज करना, कैसे यूज करो? अब ये 40 जो है लेबर आवर्स की बेस पे कैलकुलेट हुआ, तो इस ऑर्डर पे कितने आवर्स लगे? 10 आवर्स। चीजें मिक्स नहीं होनी चाहिए। ऊपर जो मैंने लिखा है ब्रैकेट में 10 आवर्स इंटू 150, ये 150 क्या है? ये वो पैसे हैं जो एम्प्लॉइज घर ले जाएंगे। और ये जो मैं 40 लिख रहा हूँ ये क्या है? ये वो बिजली फ्यूल वगैरह का खर्चा है, डेप्रिसिएशन का खर्चा है, जो हर उस घंटे में होगा जिस घंटे में एम्प्लॉय काम करेंगे। एम्प्लॉय काम करेंगे तो एम्प्लॉइज अपने पैसे भी लेंगे और उसी टाइम पीरियड में ओवरहेड्स भी करूंगे। तो 10 आवर्स दिए मैंने, लेकिन अब मल्टीप्लाइड बाय 40 पर आवर। क्या ये 10 एक्चुअल आवर्स है? क्या ये 10 एक्चुअल आवर्स है सर? ये 10 एक्चुअल आवर्स है, लेकिन ये 40 क्या है? इट मींस अगर किसी और ऑर्डर पे 100 आवर्स काम हुआ तो 100 इंटू 40, 200 घंटे काम हुआ, 200 इंटू 40, तो ये 40 कब तक यूज होता रहेगा? पूरे पीरियड में यूज होता रहेगा जब तक पीरियड एंड ना आ जाए। फिर हम पीरियड एंड में देखेंगे कि क्या हमारी ये जो वर्किंग की बेस पे ओवरहेड्स हैं ये एक्चुअल से डिफरेंट तो नहीं हो गए। तो फिलहाल ये मैंने 10 इंटू 40 किया, ये क्या है? एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट बेस्ड ऑन लेबर आवर्स। आंसर बताएं। व्हाट इज दिस 400? इज इट एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स? नहीं मैडम, इसमें ना एस्टिमेटेड भी वर्ड ठीक है चले, लेकिन इस एस्टिमेटेड का जरा ब्रेकअप देखें ब्रैकेट। ये 10 एक्चुअल है बीच में, 10 एक्चुअल है, एक्चुअल आवर्स, और 40 डेफिनेटली एस्टिमेटेड रेट है। तो इसको फिर कहा जाता है, ये वो ओवरहेड्स है जो हमारे इस ऑर्डर में प्लस हुए हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज absorbed factory overheads. Absorbed factory overheads. Absorbed means absorbed factory overheads. दो लफ्ज और लिखे इसके साथ, एक मिनट में पूरा करूं फिर आपने ये लिखना है तीनों लफ्ज। एब्जॉर्ब को हम चार्ज कह सकते हैं। चार्ज मीन्स इस ऑर्डर में चार्ज जो है जमा हुए हैं। और एक लफ्ज और होता है इसके लिए, अप्लाइड, अप्लाइड टू दिस ऑर्डर। सबसे बेस्ट वर्ड मेरा ख्याल समझने के लिए कौन सा लग रहा है आपको? चार्ज सबसे अच्छा है, लेकिन उसी को इंटरचेंजेबली क्या क्या बोला जाता है? एब्जॉर्ब्ड भी, जज़ब्ड भी, और अप्लाइड भी, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स। तीनों वर्ड्स लिखना। और एफओएच प्लीज समझेंगे क्या लिखा फैक्ट्री ओवरहेड्स? पहले स्टोरी को। जिस ऑर्डर पे जितने जितने आवर्स लगते जाएंगे उन आवर्स को हम इस 40 से मल्टीप्लाई करके, जो डेफिनेटली एस्टिमेटेड रेट है, हम क्या कैलकुलेट करते जाएंगे? चार्ज फैक्ट्री ओवरहेड्स रिलेटेड टू दैट ऑर्डर। और उसी चार्ज को क्या क्या बोला जाता है? अप्लाइड या अब्सॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड्स भी ऑल्टरनेटिवली कहा जाता है। एनी कंफ्यूजन फाइंडिंग? ये काम हमने किस दिन कर लिया होगा? नहीं नहीं, रेट हमने किस दिन निकाला होगा? वो तो बिगिनिंग में। लेकिन ये वाला 400 वाला काम किस दिन किया होगा? इस दिन 3 जनवरी को हमारा ऑर्डर कंप्लीट। अब कोई और ऑर्डर फॉर एग्जांपल 10th को कंप्लीट हुआ है, 12th को कंप्लीट हुआ है, 13 को कंप्लीट हुआ है, जो भी घंटे होंगे हम इस 40 से मल्टीप्लाई करके उससे रिलेटेड अपने अब्सॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड्स कैलकुलेट करते हैं। एक सेंटेंस और भी था रेट से ऊपर, टू बी यूज्ड ड्यूरिंग द पीरियड, कैलकुलेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड एंड टू बी यूज्ड ड्यूरिंग द पीरियड। अब जो भी हमारा पीरियड, अगर एनुअल पीरियड होता तो पूरा साल, क्वार्टरली होता, सेमी एनुअली होता है, मंथली होता, तो इस पीरियड में हम इस्तेमाल करते हैं। और इसके बेस पे हमारे पास क्या कैलकुलेट होता रहेगा? एब्सॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये सारी कुछ एब्सॉर्ब्ड है या बदहजमी शुरू होगी? जी जी। अगर ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया तो आपको पता है फिर इसका सीडी अब नहीं होगा। तो सर ये तो बता दें यार, ये ऑर्डर पूरा हो गया सर, इस पे क्या क्या लगा? मटीरियल लेबर ओवरहेड्स लग के ऑर्डर अलहमदुलिल्लाह 3rd को कंप्लीट है। नो सीडी एट द एंड ऑफ द पीरियड। लेजर बैलेंस करके देखें,
2900 ठीक है। अब यही 2900 क्रेडिट साइड पे भी आना चाहिए, इसके सामने फिनिश गुड्स, क्या डबल एंट्री मनी, फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट, वी आर अज्यूमिंग जस्ट एक प्रोसेस है। 2900 का डेबिट साइड पे नाम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, डेबिट साइड में नाम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, लेकिन ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन वर्क इन प्रोसेस ना होने की वजह से फाइनली यही 2900 क्या बन गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। कंडीशन चीजें ध्यान में आती है सर, ये अकेले लगा था मटीरियल लेबर ओवरहेड्स प्लस करके क्या बना, और ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जीरो होने की वजह से अब यही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी है। चले आगे। देन सर ये जो 400 हमने लिखा है इसकी इधर एक अकाउंटिंग एंट्री बोल रहे हैं, ना ना सर ना ना, प्रोसेस अकाउंट डेबिट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट क्रेडिट। तो आगे जहां पे आपने रेट डाला था, अब एक फैक्ट्री ओवरहेड का लेजर निकाल खोलना, और अब आप अकाउंटेंट से कुछ प्रूडेंट डिसीजंस करवाने हैं मैंने, तो काइंडली हेल्प मी। फैक्ट्री ओवरहेड्स, अपने वर्किंग प्रोसेस अकाउंट में जाए, दोबारा 400 रुपया देख के डबल एंट्री बोलने, बोर्ड पे देखें इस तरफ लिखो इस लेजर में, क्रेडिट साइड पे डेबिट साइड पे वर्क इन प्रोसेस अकाउंट 400 लिखें जरा। परेशान ना होइएगा, बाकी सब कुछ आपको पता है, सिर्फ किया मैंने किया है वो मैं भी आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा। ये लिखिए। देन सर मैंने अभी आपके सामने सिर्फ एक ऑर्डर की एग्जांपल ली है रिलेटेड टू द मंथ ऑफ जनवरी, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई और ऑर्डर होगा तो उसके भी फैक्ट्री ओवरहेड्स की क्या एंट्री बनेगी, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट और फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट। ये अब्सॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड इस तरह, क्या मैं कह सकता हूँ कि वर्क इन प्रोसेस अकाउंट के रेफरेंस से एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे ड्यूरिंग द पीरियड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट। फॉर एग्जांपल ऑर्डर नंबर 1, ऑर्डर नंबर 2, ऑर्डर नंबर 3, 4, फिगर्स नहीं मैं लिख रहा, फाइनली बात समझ आ रही है मेरी, कहां से फिगर्स आ रही हैं, उन रिस्पेक्टिव वर्क इन प्रोसेस अकाउंट से जो हमने ऑर्डर वाइज ओपन किए होंगे, और उनमें जो भी फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्सॉर्ब हुए होंगे उसकी हमने एंट्री कर दी है वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट और फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट। तो मींस टू से क्या इन एंट्रीज से क्रेडिट साइड पे फैक्ट्री ओवरहेड्स की एब्सॉर्ब्ड अमाउंट आ जाएगी हमारे पास, फैक्ट्री ओवरहेड्स की चार्ज अमाउंट आ जाएगी हमारे पास, और इसका तीसरा नाम क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड्स की अप्लाइड अमाउंट आ जाएगी। लेट्स अज्यूम फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कि ये टोटल बना 38,000, क्या बना टोटल, अब वो मैंने ऊपर 400 लिखा, 400 डेफिनेटली प्लस 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 करते, फॉर एग्जांपल पूरे महीने में कितना हो गया, सपोज 38,000 एब्जॉर्ब हो गया, कहाँ एब्जॉर्ब हो गया, कहाँ एब्जॉर्ब हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में वर्क इन प्रोसेस के लेजर में डेबिट होकर एब्जॉर्ब हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में खर्चा जमा हो गया, एब्जॉर्ब मींस प्लस हो गया, चार्ज हो, ठीक है सर। अब यहां तक बनाएंगे, मैंने 38 नीचे क्या लिखा, देख के बट सर फाइनली बोल रहा हूं मैंने क्या लिखा, मैंने वही लिखा जो मैंने लिखा, फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब की मैंने अमाउंट लिखी है, लेकिन 38 सॉर्ट ऑफ कैसे बनाया मैंने, जितने भी वर्क इन प्रोसेसेस थे
उन सब के फाइनली अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड 38,000 ड्यूरिंग द मंथ में अज्यूम कर, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। तो पूरे महीने में हम अकाउंटेंट्स कौन सी एंट्री करते रहे? सॉरी बोल रहा हूँ प्लीज, अगर ये बातें क्लियर हो जाएंगी अभी तो इंशाल्लाह आगे बड़ी आसानी रहेगी, लेकिन इस वक्त इसे मायूसी में कन्वर्ट ना कर दीजिएगा। वर्क इन प्रोसेस डेबिट देखिए, लेकिन सर अब ड्यूरिंग द मंथ जैसे जैसे एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स फाइनल हो रहे होंगे, क्या हम अकाउंटेंट्स उनको भी रिकॉर्ड कर रहे हैं? तो ये एक्चुअली तो है, ये तो एस्टिमेटेड रेट के बेस पे। एक्चुअल से मेरी मुराद बिजली का बिल आ गया, बिजली का बिल आ गया, अब उसे एक्चुअली हमें रिकॉर्ड करना है। कोई रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा हो गया, कोई इंडायरेक्ट लेबर का खर्चा हो गया, कोई डेप्रिसिएशन एंड द एंड ऑफ द मंथ इस महीने की फाइनल कर ली, इस महीने का रेंट फाइनल कर लिया, इस महीने के इंश्योरेंस के खर्चे फाइनल कर दिए। तो ये जो एक्चुअल खर्चे होंगे उनकी क्या एंट्री आपके जहन में को बनती है? एक्चुअल रेंट के, डेप्रिसिएशन के, इंश्योरेंस के एक्सेट्रा खर्चे इस फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में किस तरफ आएंगे? जी वो ट्रांसफर एंट्रीज अगर जेन में लाए तो सबसे बेस्ट है। पिछला लेजर देखें जरा, एक दिन 2-3 दिन पहले जो बनाया था हमने। कुछ दिन पहले एक फैक्ट्री ओवरहेड का अकाउंट बनाया था हमने, उसमें डेबिट साइड पे देखें फैक्ट्री पेरोल लिखा हुआ था। ये क्या था? इंटरेक्ट लेबर, इंटरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट। अगली एंट्रीज देखें, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, रेंट क्रेडिट। ये क्या था? ये क्या था? ये रेंट डेबिट हुआ था, वहां से ट्रांसफर एंट्रीज हुई थी। क्या ये एक्चुअल फिगर्स थी? डेप्रिसिएशन की एंट्री लिखी हुई है शायद, यूटिलिटीज की लिखी हुई है। तो ये सब कुछ डेबिट साइड पे क्या है? एक्चुअल खर्चा। क्या इस एक्चुअल खर्चे की वही लेजर देख के एंट्री बोल सकते हैं आप? क्या क्या क्या? फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट और एक्सपेंसेस क्रेडिट से परेशान हमें नहीं होना, हमें पता है कि पहले हमने एक्सपेंसेस डेबिट करके यहाँ ट्रांसफर किए। तो ड्यूरिंग द मंथ हमारी इस एग्जांपल के कॉन्टेक्स्ट में जैसे जैसे एक्चुअल एक्सपेंसेस इकट्ठे हो रहे होंगे, इंकर हो रहे होंगे, हम उन्हें किस साइड पे लिख के डेबिट करते जा रहे होंगे? डेबिट साइड पे लिख के डेबिट करते। तो चंद एक रेफरेंसेस लिखें जरा साहब। फैक्ट्री पेरोल, इसमें मैंने ब्रॉड डाउन नहीं लिखा, खुदा ना खासा मेरे से सवाल ना हो जाता है। वैसे मेरे ख्याल में मुझे लिखना याद नहीं रहा, आपको भी याद कभी नहीं आना चाहिए। इट इज फॉर द ईयर सर, यूटिलिटीज, रेंट, 2-3 एग्जांपल्स और सर। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, इंडायरेक्ट मटेरियल। सर ना है यार, उधर सर, उधर आया, इधर भी आएगा यार, उधर इंडायरेक्ट लेबर है यार, उधर यकीन मान पिछले पेज पे आया था अभी। ना करिए, अभी तो देख, अभी तो देखा। इंश्योरेंस काफी एक्सेट्रा, लेकिन जो भी है ये है क्या? एक्चुअल खर्चा, एक्चुअल खर्चा, ये हुई ना बात। ये डेबिट साइड पे जो कुछ हम लिख रहे हैं ये एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो मैंने तो कहा था एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स का पता नहीं चलता। कंसेप्चुअली स्पीकिंग ये सब कुछ कब डेबिट हो रहा होगा? इस पीरियड में जब जब पता चल रहा होगा, और हो सकता है कुछ खर्चा में एंड में ही पता चले स्पेसिफिकली, खास तौर पर रेंट या डेप्रिसिएशन सॉर्ट ऑफ इसकी वर्किंग एंड ऑफ द पीरियड की, मे बी इंश्योरेंस पर मंथ बनाने की, लेकिन बिजली का बिल मे बी बीच में कहीं एंड की तारीखों में आ गए, रिपेयर मेंटेनेंस है साथ साथ हो रही हो। ठीक है जी, ओके। अब सपोज इन सब डेबिट अमाउंट्स एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स का जब हमने सम किया तो ये फिगर बन गई। अभी लिखने की जल्दी ना कीजिएगा, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे हैं यहाँ? सर ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे हैं प्लीज?
अब बेसिकली ये जो आखिरी का स्टेप मैं कर रहा हूँ, इस वक्त मैं कंसेप्चुअली स्पीकिंग पीरियड एंड पे खड़ा हूँ। इस पीरियड में क्या क्या हो चुका है, एक्चुअल हो चुके हैं इनकम और एब्जॉर्ब हो चुके हैं। डेबिट साइड पे एक्चुअली इकट्ठे हो चुके हैं और क्रेडिट साइड पे एब्जॉर्ब आ चुके हैं। लेट्स अज्यूम फॉर अ सेक ऑफ अ डिस्कशन कि एक्चुअल खर्चा उतना ही हो गया जितना एब्जॉर्ब हुआ। बताएं क्या बस अल्हम्दुलिल्लाह कह दें? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह तो चाहिए नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तो बेटा हर हाल में कहते हैं ना, लेकिन खास तौर पे इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह खास तौर पे इसलिए बनता है कि अब कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। हाँ, ये मतलब जरूरी नहीं है ये हो जाए, मतलब मैंने जस्ट फॉर अ सेक ऑफ अ डिस्कशन एक फर्स्ट सिनेरियो क्रिएट किया कि अगर एक्चुअल खर्चा एब्जॉर्ब के इक्वल हो जाए तो क्या मैं कह सकता हूँ खर्चा उतना ही हुआ है जितना ऑलरेडी चार्ज हो चुका है। ये चार्ज हुआ से कितना हो चुका है? कौन सा 38? कौन सा 38? एब्जॉर्ब्ड वाला चार्ज हो चुका है। और अगर एक्चुअल भी एब्जॉर्ब के बराबर हो जाए, देयर इज नो नीड ऑफ एनी एडजस्टमेंट। लेकिन अकाउंटेंट की जिंदगी इतनी आसान होनी नहीं चाहिए क्योंकि सारा दिन इसी चीज के वो फैसले लेता है। तो डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन अगर ये ऐसे हो जाए, कैसे हो जाए जरा बोले क्या हुआ? एक्चुअली इज मोर देन एब्जॉर्ब। तो क्या 3000 बना लेंगे? 3000 फर्दर चार्ज होना चाहिए। कितना चार्ज हो चुका सर? 41 चार्ज नहीं हो चुका है सर। ये चार्ज किस गरीब का नाम है? एब्जॉर्ब का। एब्जॉर्ब 38। हाउ मच हैज बीन चार्ज? हाउ मच इज एक्चुअली इंकर्ड? कितना और चार्ज होना चाहिए? क्या ये अंडर चार्ज सिचुएशन है? इसे अंडर अब्जॉर्ब भी बोला जा सकता है और अंडर अप्लाइड भी बोला जा सकता है। और अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए, सर हो तो फॉर एग्जाम्पल 36, नहीं इस तरह एकदम जम ना भरा करें। व्हाट इज द चार्ज? ये क्लियर रखें, चार्ज वो एब्जॉर्ब। हाउ मच इज एक्चुअल? So 2000 will then be called as overcharged, overabsorbed या overapplied, which needs to be deducted from the expenses. इस एंगल से सोचें जरा, कितना चार्ज कर चुके हैं आप? एक्चुअल खर्चा कितना? अब देखिए जितना एक्चुअल है फाइनली एक्सपेंस तो ये रिकॉर्ड होना चाहिए। तो क्या ज्यादा चार्ज हो चुका है? तो ज्यादा अगर चार्ज हो चुका है तो इसे रिवर्स करना चाहिए। और अगर कम चार्ज हुआ है तो और चार्ज करना चाहिए। तो हम इस बेस पे जरा वर्किंग कर लेते हैं। ये 41 क्या लिखा मैंने? एक्चुअल का सम। 38 क्या लिखा मैंने? मेरी जरा लेजर बैलेंस करवाएं। आपने लिखा एक बैठा जाएगी, कुछ भी नहीं है, बस एक मिनट। पहले किधर लिखो? क्रेडिट साइड पे। सर पहले किस तरफ टोटल लिखूं यार? डेबिट साइड पे। अब क्रेडिट साइड पे भी कितना लिखूं? 41। डिफरेंस किधर लिखूं? क्रेडिट साइड पे। डिफरेंस का नाम क्या है? ठीक है, डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है, लेकिन ये डिफरेंस क्या बता रहा है? इट इज अंडर चार्ज। अंडर चार्ज या अंडर अब्सॉर्ब। ये सोच रहे प्लीज, एक मिनट लिखने की जल्दी नहीं। अंडर अप्लाइड। ये कम चार्ज है ज्यादा चार्ज है? और यार 41 चार्ज है, कमाल है यार। कितना चार्ज हुआ प्रोडक्शन में? प्रोडक्शन में वो वर्क इन प्रोसेस में कितना टोटल जमा हुआ है? 38। कितना होना चाहिए था? 3000 कम चार्ज है, अंडर चार्ज, जिसे और चार्ज होना चाहिए। अब यहाँ तक लिखे, बाद में इसका रेफरेंस क्या लिखना है वो आपसे पूछता हूँ।
तो एट द एंड ऑफ द पीरियड फिर हमारी इन्वेंटरीज की बेस पे ये पता चल सकता है हमें कि कुछ एक्सपेंस कम चार्ज हुआ है या ज्यादा चार्ज हो गया। अब ना ज्यादा चार्ज होना चाहिए ना कम चार्ज होना चाहिए। कम चार्ज हो गया है तो और चार्ज करके पूरा करना चाहिए, और अगर ज्यादा चार्ज हो गया तो रिवर्स करके एक्चुअल के बराबर करना चाहिए। फाइनली खर्चा रिकॉर्ड होना कितना चाहिए जो एक्चुअल है, तो कम या ज्यादा अगर चार्ज हुआ है तो ऑब्वियसली फिर उसकी एडजस्टमेंट करनी। एडजस्टमेंट करने के लिए रेडी हैं आप? डिस्कस करें आगे। एक सेकंड अपने वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में जाए। ये लेजर मेल आपके सामने खोला, उधर अपना रजिस्टर में खोला है। आपको पता है 400 जो था फाइनली पहुंच कहाँ गया? ये 2900 मतलब 2900 में जमा हुआ, 2900 कहाँ चला गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में फाइनली पहुंच गया। सोचा ढूंढा 400 किस किस में जमा हुआ? मटेरियल लेबर में जमा हुआ, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का हिस्सा बना, और फिर ये फाइनली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में चला। यहाँ तक ठीक है? अब अपने जेब में इनकम स्टेटमेंट बनाएगा। सबसे पहले क्या आता है? आगे फिर क्या आता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस। अब 1 मिनट की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पे खड़े हो गए अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल। अब हमने एक ऑर्डर की बेस पे बात की, लेकिन ओवरऑल अगर बात कर सकें हम, तो क्या 3000 रुपया कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में कम अमाउंट आ रही होगी? क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में 38 टोटल आ रहा होगा? हालांकि आना कितना चाहिए? तो क्या हमें फाइनली 3000 उसमें प्लस कर देना चाहिए? इनकम स्टेटमेंट पीरियड एंड पे बनेगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ चुकी है, और फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट कर देंगे आप। लेकिन आपकी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स आएंगी उसमें 3000 कम एक्सपेंस आ रहा होगा। लेकिन क्या उसमें 3000 फिर कम अगर आ रहा है तो हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स में 3000 फर्दर डेबिट करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स में डेबिट से मुराद कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट करना पड़ेगा या क्रेडिट करना पड़ेगा? इसकी बड़ा एंट्री बिल्कुल सिंपल है, एक मिनट बोर्ड पर देखो। अगर मैं इस 3000 के साथ, अच्छा ये क्लियर रखें, इसके साथ सीडी तो नहीं आना? और सर सीडी आना है सर, लेजर का सीडी नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन होगा। ये फॉर द ईयर का लेजर, इसमें कोई सीडी नहीं, इसमें जो डिफरेंस आएगा उसने इसी पीरियड में एडजस्ट होगा। तो इसका सिंपल तरीका ये है कि डिफरेंस के साथ अगर मैं कॉस्ट ऑफ सेल वर्ड लिख लूं तो ये ऑटोमेटिकली एंट्री बन भी गई है। पहले सोचें क्या बनी है? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट, मतलब जो फैक्ट्री ओवरहेड्स बच गए थे उनको उठा के हमने कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस कर। तो क्या ऐसे ही होना चाहिए? क्यों ऐसे ही होना चाहिए? क्योंकि कम खर्चा चार्ज हुआ था, क्या खर्चा और बढ़ाना है? एक एंट्री बताएं। आप ना लिखें, आप ना लिखें, आप ना लिखें, डबल एंट्री बनाएं। क्यों कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट भाईजान? और फैक्ट्री ओवरहेड्स क्यों क्रेडिट? फैक्ट्री ओवरहेड्स में ज्यादा खर्चा इकट्ठा हो गया था, तो फाइनली जो खर्चा रिमेनिंग रह गया उसे बेसिकली क्रेडिट करने का मतलब यहाँ से उठा के कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर किया। इसको कहाँ से उठा के कहाँ ले गए? रिमेनिंग फैक्ट्री ओवरहेड्स को उठा के कॉस्ट ऑफ सेल्स में डेबिट करके हमने एक्सपेंस अपना पूरा किया। याद ठीक है? आप बेटा इस तरह ना लिखें, टाइम नहीं है, मैं चाह रहा था जरा 5-10 मिनट और मिल जाते, हम यही डिस्कशन इंशाल्लाह कल दोबारा यहीं स्टार्ट करेंगे। तो ये अभी ये चाहे ना लिखें, मैं इंशाल्लाह कल यहीं से दोबारा स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो जरा एंट्री जरा फाइनल करना है। अच्छा अभी क्वेश्चन इंशाल्लाह कल से होमवर्क भी शुरू होंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये क्वेश्चन नंबर 1 वगैरह एक नजर सही तरह रिवाइज करके ही गए। अल्लाह हाफिज। और बेटा वो पता चल गया, चल चुका है इंडिविजुअल 2900 इंडिविजुअल पता चल गया है। अब हमें ओवरऑल पता होना चाहिए क्या हो गया, वो तो हमें 3 जनवरी को पता चल गया था। तो जो ओवरऑल रह गया एडजस्टमेंट, उन्हें हम डेट वाइज तो चेंज नहीं कर सकते, पीरियड एंड आ चुका है। तो फिर जो एडजस्टमेंट है बस टोटल की बेस पे होगी, वो 2900 इंडिविजुअल खर्चा था उस वक्त। ठीक है? तो दोबारा हम 3 जनवरी पे नहीं जा सकते, अब पीरियड एंड पे ही एडजस्टमेंट हो सकती है। ओके प्लीज। ये सॉरी काइंडली जरा 1 मिनट जरा, सॉरी वो आपसे जरा ब्लड डोनेशन के हवाले से 2 मिनट बात करनी है और मुझे याद नहीं।
वो जहां भी है वहीं बैठ। ओके जी, हमें